हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण है। विकल्प ए दिया है एक ऋण म्यू गुणा ए, विकल्प बी दिया है म्यू ऋण एक गुणा ए, विकल्प सी दिया है म्यू धन ए गुणा ए और विकल्प डी दिया है म्यू धन एक ए का वर्ग। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, तो बच्चों इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक प्रिज्म है। मैं क्या बना रहा हूँ, एक प्रिज्म का निर्माण कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। अब ये प्रिज्म जो है इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर जो है वो हमारे पास क्या होगा, हवा होगी। और प्रिज्म जो है इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कांच होगा। तो अंदर की तरफ क्या है, कांच है और बाहर क्या है, हवा है। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक अभिलंब का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एक अभिलंब हो गया। ठीक है, अभिलंब को हम एन से दर्शाते हैं। तो अब हुआ क्या कि जब एक किरण जो है इसके ऊपर आपतित होगी, माना कोई किरण जो है ये इसके ऊपर आपतित हो रही है, ये तो आपतित किरण है, ये आपतन कोण आई है। तो जब ये आपतन कोण आई से इस पर आपतित होती है तो ये हवा से जब कांच में जाएगी तो हवा से कांच में जाने पर क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये क्या करेगी, हमारे पास जो अभिलंब है इसकी ओर झुकेगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या होगा, ये हमारे पास दूसरा अभिलंब है। अब जब यही किरण वापस कांच से हवा में जाएगी तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये किरण अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगी। तो यही हमारे पास जो होता है प्रिज्म के लिए मुख्य अवधारणा है कि जब किरण हवा से कांच में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई और जब कांच से हवा में जाती है तो अभिलंब से ये दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब हो गया n1 और ये अभिलंब क्या हो गया हमारे पास, n2 हमारे पास हो गया। तो बच्चों अब चलिए मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न को हल करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पतला प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म कैसा है हमारे पास, पतला प्रिज्म। पतला प्रिज्म जो होता है उस पतले प्रिज्म के लिए जो प्रिज्म कोण होता है ए, ठीक है, उसके अलावा जो आपतन कोण है I1 या फिर I2 और जो निर्गत कोण होते हैं R1 और R2, ये सभी क्या होते हैं, अल्प होते हैं। सभी क्या होते हैं, अल्प होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, कम होते हैं। ये हमारे पास किसके लिए होते हैं, ये हमारे पास पतले प्रिज्म के लिए होते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। हम सब जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हम सब जानते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है, क्या होता है, अपवर्तनांक है ना, उसका मान हम निकालते हैं। तो म्यू बराबर साइन क्या होता है, आई बटे साइन आर, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, I1 बटे R1 हमने ले लिया। जहाँ म्यू हमारे पास क्या है, अपवर्तनांक है, म्यू हमारे पास क्या है, अपवर्तनांक है। आई और आर हमारे पास क्या है, आपतन कोण है। आई क्या होता है, आपतन कोण, और आर क्या होता है, निर्गत कोण, मतलब आर क्या होता है, परावर्तित कोण। ठीक है, तो आर आपतन कोण हो गया और आर हमारे पास क्या हो जाएगा, परावर्तित कोण। ठीक है, ये हमारे पास स्नेल के नियम में होता है। अब हमें क्या है, पतला प्रिज्म दिया है, पतले प्रिज्म के लिए हमारे पास जो है अल्प कोण होगा। तो अल्प कोण होगा तो साइन I1 के बराबर और साइन R1 के बराबर होगा। अतः म्यू बराबर I1 बटे R1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं कि इसी प्रकार निर्गत प्रकाश के लिए हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। किसके लिए, निर्गत प्रकाश के लिए, है ना। ये तो आपतित किरण थी, जब प्रकाश निर्गत हुआ तो निर्गत प्रकाश के लिए, तो निर्गत प्रकाश के लिए जब हम ये लगाएंगे तो वही हमारे पास क्या होगा, म्यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा साइन I2 बटे साइन R2 हो जाएगा। वही अल्प कोण के लिए म्यू बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, I2 बटे R2। ये हमारे पास क्या हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। तो ये हमारे पास अपवर्तनांक का मान निकला। अब बच्चों हम जानते हैं जो प्रिज्म होता है उस प्रिज्म के लिए जो प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म कोण का मान जब हम निकालते हैं तो प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण ए प्लस डेल्टा बराबर, प्रिज्म कोण क्या होता है, ए होता है। तो ए प्लस डेल्टा बराबर हमारे पास कितना होता है, ए प्लस डेल्टा बराबर हमारे पास होता है I1 आपतन कोण प्लस I2, है ना। जहाँ ए क्या है, ए हमारे पास प्रिज्म कोण है, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। डेल्टा हमारे पास क्या है, विचलन कोण, है ना, डेल्टा हमारे पास क्या है, विचलन
कोण होता है और आई को हम जानते हैं, आई हमारे पास क्या है, आपतन कोण है। तो ये हमारे पास प्रिज्म के लिए होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने I1 और I2 का मान रख रहे हैं। तो I1 और I2 का मान समीकरण 1 और 2 से रखेंगे। तो A प्लस डेल्टा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, म्यू I1 का मान R1 प्लस I2 का मान म्यू R2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, म्यू उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ होगा तो क्या बचा, R1 धन R2 हमारे पास बचेगा। उधर क्या है, A प्लस डेल्टा है। अब हमें न्यूनतम जो विचलन कोण है उसका मान निकालना है। तो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो म्यू R1 प्लस R2 हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, ये हो गया A प्लस डेल्टा एम, और R1 प्लस R2 हमारे पास किसके बराबर होगा, तो R1 प्लस R2 जो होता है वो प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण के बराबर होता है। चूंकि R1 प्लस R2 प्रिज्म में प्रिज्म कोण के बराबर होता है, तो प्रिज्म कोण A होता है ना, उसके बराबर होता है। तो म्यू गुणा A आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास न्यूनतम विचलन कोण जो है डेल्टा M बराबर म्यू गुणा A ऋण A होगा। अतः न्यूनतम विचलन कोण जो है डेल्टा M बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, A उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो क्या बचेगा, म्यू ऋण 1 गुणा A हमारे पास हो जाएगा। अतः न्यूनतम विचलन कोण का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, म्यू ऋण 1 गुणा A प्राप्त हुआ। तो बच्चों इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण के लिए विकल्प बी म्यू ऋण 1 गुणा A सही है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।